हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रोज पीसीएस क्लासेस। और देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। और चूंकि अभी देश में लॉकडाउन का माहौल है, तो यह जो समय है वह खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गोल्डन मौका लेकर के आया है। और इसमें विद्यार्थी खूब मेहनत करें और अपनी एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। आज के सुर्खियों में जो था वह है रूहदार वेंटिलेटर, सहयोग ऐप, फ्लॉगिंग, हुत्ती विद्रोही, आर्कटिक महासागर, विरिंगा नेशनल पार्क, सेनकाकू द्वीप, तक्षक, विश्व ग्राफिक दिवस और सॉफ्टवेयर कंपनी। मगर फ्रेंड्स, इस पर चर्चा करने से पहले देख लेते हैं कल के प्रश्न पर कुछ फोकस हम लोग कर लें। यानी कल जो हमने मुख्य परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन दिया था उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने सवाल पूछा था पीएम केयर्स फंड के बारे में। तो पीएम केयर्स फंड क्या है? यह दरअसल सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन का शॉर्ट फॉर्म है। यानी पीएम केयर्स फंड का अगर पूरा नाम जानना चाहें तो वह होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसी को शॉर्ट में हम लोग पीएम केयर्स कहते हैं। और चूंकि यह एक फंड है तो इसका पूरा नाम हो गया पीएम केयर्स फंड। इस फंड का बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वह है कोविड-19 के लिए वित्तीय राशि उपलब्ध कराना। क्योंकि इससे पहले हमारे देश में एक और फंड मौजूद था जिसे पीएमएनआरएफ के नाम से जाना जाता है। यानी पीएमएनआरएफ का मतलब हुआ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के रहते हुए आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक नया फंड पीएम केयर्स फंड बनाना पड़ा। तो सवाल पूछने का मुख्य मकसद यही था और सेंटर में इसी को रखते हुए जवाब देना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में क्या कंपैरिजन है। क्योंकि ये दोनों जो फंड है वह दोनों प्रधानमंत्री के अधीन होता है, लेकिन जहां राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ फंड में आई हुई तमाम राशि को देश के किसी भी आपदा के समय उसे खर्च किया जा सकता है। यानी देश में कई तरह की आपदाएं आती रहती है, जैसे बाढ़, सूखा, महामारी वगैरह वगैरह। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत जो पैसे होते हैं उसे कई प्रकार की आपदा में खर्च किया जा सकता है, लेकिन पीएम केयर्स फंड जो है सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर के बनाया गया है और इसमें आई हुई तमाम राशियों को सिर्फ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ही खर्च किया जाएगा। तो यह था एक मेन फर्क। दूसरा जो फर्क है वह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जो भी पैसे आएंगे उसे खर्च करने के लिए संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। और चूंकि यह एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन पीएम केयर्स फंड के तहत ऐसी कोई भी बाधाएं नहीं है। इस फंड में आई हुई तमाम राशि को संसद के अनुमति के बिना कोरोना महामारी से सामना करने के लिए खर्च किया जा सकता है। तीसरा जो दोनों में फर्क है वो ये है कि पीएम केयर्स फंड को मुख्यतः कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस फंड में कुछ दान करें, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष वह सभी के लिए है, एक आम जनता से लेकर के उद्योगपति तक के लिए है।
तो फ्रेंड्स ये था दोनों में कुछ फर्क, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना था। और पीएम केयर्स फंड में जो भी सहायता राशि दिए जा रहे हैं उस पर वित्त मंत्रालय ने उद्योगपतियों को छूट भी दिया है और कहा है कि आप इसमें दान दीजिए, आपको जो है इनकम टैक्स में 100% की छूट दी जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स पीएम केयर्स फंड। अब आते हैं आज के करंट टॉपिक पर। पहला सवाल है, हाल ही में आईआईटी मुंबई के छात्रों ने से कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है, उसका क्या नाम है? हाल ही में आईआईटी मुंबई के छात्रों ने सबसे कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है, उसका क्या नाम है? तो इस वेंटिलेटर का नाम जो है फ्रेंड्स वह है रूहदार वेंटिलेटर। रूहदार वेंटिलेटर इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई के छात्रों ने बनाया है, और इसमें जो अहम भूमिका रही है वह जुल्करनैन नामक स्टूडेंट्स का रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है। तो यह एक चिकित्सीय उपकरण है जिसका इस्तेमाल कृत्रिम सांस देने में होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो रही है, फेफड़े तक सांस नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस मशीन के जरिए यानी वेंटिलेटर के जरिए कृत्रिम सांस देकर उसे फेफड़े तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए यह न्यूज में था रूहदार वेंटिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप बनाया है? हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप बनाया है? तो सर्वे ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार के अधीन है और यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन रहकर काम करता है, और यह जो ऐप बनाया है वह है सहयोग एप्लीकेशन। सहयोग एप्लीकेशन के जरिए सर्वे ऑफ इंडिया अब अपना काम करेगी, इसीलिए यह न्यूज में था। अगला, हाल ही में इस देश में फ्लॉगिंग प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में इस देश में फ्लॉगिंग प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। ये फ्लॉगिंग क्या होता है? तो फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े मारना, यानी कोड़े मारने के सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है, और वह देश है सऊदी अरब। यानी चूंकि सऊदी अरब में जो है अभी वहाँ राजशाही है, वहाँ का जो चीफ होता है वह एक राजा होता है, और अभी वहाँ का राजा है प्रिंस सलमान। तो वहीं यह फैसला लिया गया है कि चूंकि फ्लॉगिंग सिस्टम एक तो पुराना रवैया है, चूंकि प्राचीन समय से चला आ रहा है, तो इसे अब खत्म किया जाए, तो इसीलिए न्यूज में था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल। नेक्स्ट, चर्चा में रहे हुत्ती विद्रोही का संबंध किस देश से है? चर्चा में रहे हुत्ती विद्रोही का संबंध किस देश से है? तो वह देश है फ्रेंड्स यमन। यमन में ये विद्रोही हुत्ती पाए जाते हैं, और यहाँ शिया सुन्नी का मामला को लेकर के हमेशा कुछ न कुछ विद्रोह होते रहता है। तो यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, यमन की राजधानी सना है। यमन की राजधानी सना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक महासागर में जमी बर्फ कब तक समाप्त हो जाएगी? यानी एक अनुमान लगाया गया है कि आर्कटिक महासागर में जो जमी बर्फ है वो कब तक समाप्त हो जाएगी? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह है 2050। यानी वर्ष 2050 तक हमारी पृथ्वी पर इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि आर्कटिक महासागर में जो बर्फ का विशाल भंडार है वह सब पिघल जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर ये बर्फ पिघल गया तो इससे बनने वाला पानी यानी जल की तमाम राशियां महासागर और सागर से होते हुए नदियों में आएगी, और फिर यह बाढ़ का कारण बनेगा, जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चर्चा में रहे विसंगा नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है? चर्चा में रहे विरुंगा नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है? तो चूंकि यह पार्क जो है वह गुरिल्ला को लेकर के न्यूज में था कि यहाँ गुरिल्ला का जो है तस्करी किया जा रहा है, और उसी को रोकने का जो है गवर्नमेंट प्रयास कर रही है।
और यह जो पार्क है वह कांगो में स्थित है। कांगो की सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि वहां गोरिल्ला का तस्करी ना हो। अगला प्रश्न, चर्चा में रहे सेनकाकू द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? चर्चा में रहे सेनकाकू द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान और चीन। यानी जापान और चीन को लेकर के सेनकाकू आइलैंड के लिए विवाद है। और दरअसल जो है चीन एक साम्राज्यवादी रवैया अपना रहा है और वह अपने पड़ोसी देशों को हमेशा क्रश ही करता रहता है, चाहे वह ताइवान हो या और कोई भी देश हो। तो इसलिए यह सुर्खियों में था। अगला प्रश्न, तक्षक क्या है? तक्षक क्या है? चूंकि तक्षक एक प्राणी है और यह जो है लुप्त होने के कगार पर है, तो इसलिए यह न्यूज में था। तो तक्षक जो है वह एक उड़ने वाला सांप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उड़ने वाला सांप जो अब खत्म होने की पोजीशन पे आ गया है, विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन, विश्व ग्राफिक्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ग्राफिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आज 27 अप्रैल है और लगभग हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाया ही जाता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि एग्जाम के नज़रिए से कौन कौन दिवस इम्पोर्टेंट है उसी को याद करेंगे। विश्व ग्राफिक दिवस 27 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे मनाता कौन है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इकोग्राडा। इकोग्राडा यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ग्राफिक डिजाइन एसोसिएशन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ग्राफिक डिजाइन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो यही एसोसिएशन है जो ग्राफिक्स डे को मनाती है। और चूंकि फ्रेंड्स कल 26 अप्रैल था और 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। चलिए आज का करंट्स का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सॉफ्टवेयर कारोबार के मामले में प्रथम स्थान पर रहने वाला कौन सा देश है? हाल ही में सॉफ्टवेयर कारोबार के मामले में प्रथम स्थान पर रहने वाला कौन सा देश है? तो यह है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन सी। और भारत में सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत सारी कंपनी है, जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसने हाल ही में जो है इजराइल के साथ समझौता किया है। और फिर है विप्रो, जिसके प्रमुख हैं अजीम जी, प्रेम जी। तो यह था फ्रेंड्स आज का करंट्स। अब चलते हैं अपने बिहार की तरफ कि बिहार से संबंधित हमारे कौन कौन से सवाल बनते हैं। तो इसमें पहला जो है वह है, बिहार में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना की जांच करने वाला पहला केंद्र कौन बना है? क्योंकि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि बिहार गवर्नमेंट प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना की जांच करने के लिए एक केंद्र खोलना चाह रही है, लेकिन उसका प्रोसेस यह है कि उसके लिए ICMR से अनुमति लेना पड़ता है और इसी बीच में ICMR ने अनुमति दे दी है। तो इसीलिए यह चर्चा में था, न्यूज़ में था कि बिहार में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना की जांच करने वाला केंद्र जो बना है वह है एम्स पटना। एम्स पटना अब जो है प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना की जांच करेगा। और प्लाज्मा थेरेपी क्या है यह भी हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। बिहार से संबंधित दूसरा करंट टॉपिक, वर्ष 2020-21 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? वर्ष 2020-21 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5% से कम। 5% से भी कम बिहार में विकास दर रहेगी। हालांकि पिछले कई वर्षों से बिहार अपने देश के सभी राज्यों से अधिक विकास दर वाला राज्य रहा है, लेकिन इस बार जो है चूंकि कोविड-19 का स्थिति को लेकर के यह अपने विकास दर में कमी कर दिया है। एक लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन बिहार से, वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्य सचिव का क्या नाम है? वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्य सचिव का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपक कुमार।
दीपक कुमार। मुख्य सचिव जो होते हैं फ्रेंड्स, वह अपने राज्य के सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। इनसे बड़ा आईएएस ऑफिसर स्टेट में कोई नहीं होता है और इसीलिए इनको मुख्य सचिव के पद पर आसीन किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट टॉपिक नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से। अब चलते चलते देखते हैं आज का सवाल जो मुख्य परीक्षा के लिए होता है, और जो हम सवाल देते हैं उसको आप लोग घर में खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में काम देगा। और लिखने का अभ्यास कीजिए। हम जो प्रश्न देते हैं उसे कम से कम 500 शब्दों में आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। तो आज का सवाल है फ्रेंड्स, वर्तमान वैश्विक बहुपक्षीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ आदि विभिन्न प्रकार के नकारात्मक परिवर्तनों से गुजर रहे हैं और अपनी अप्रासंगिकता को रेखांकित कर रहे हैं। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? उदाहरण सहित समझाइए। वर्तमान, फिर से सुन लें, वर्तमान वैश्विक बहुपक्षीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ विभिन्न प्रकार के नकारात्मक परिवर्तनों से गुजर रही है और अपनी प्रासंगिकता को रेखांकित कर रहे हैं। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इस क्वेश्चन को आप लोग घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और फिर तो हम कल इस पर डिस्कस करेंगे ही। और ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।